हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएससी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे होता है, एल्केन, एल्काइन, समचक्रीय यौगिक, विषमचक्रीय यौगिक, यानी तमाम तरह के ई यौगिकों का डिफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में देखा था एल्कोहल, ईथर और एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में देखा था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने देखा था कीटोन के बारे में देखा था और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसी का जो है अगला लेक्चर लेकर आए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में अगला हमारा टॉपिक है क्या है, अम्ल एमाइड। क्या है, अम्ल एमाइड। तो याद रखिएगा, जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह में, COOH समूह के OH समूह जो होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो OH समूह होता है, OH समूह किसी जो होता है, यानी OH समूह जो होता है एमीन समूह द्वारा, किसी एमीन समूह द्वारा NH2, ठीक है, एमीन समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास RCOOH है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। बताइए कि जब OH जो है एमीन समूह द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो जब ये रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा, RCONH2 मिलेगा ना। तो यही वाला चीज़ क्या है, अम्ल एमाइड है। क्या है, अम्ल एमाइड। यानी कहने का मतलब क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के RCOOH में COH समूह के OH समूह जो होता है किसी एमीन समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो RCOONH2 संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। ये यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्ल एमाइड कहलाते हैं। ठीक है, कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह किसी एमीन समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो RCOONH2 संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या प्राप्त होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, अम्ल एमाइड कहलाते हैं। इनका आईपीएससी नामांकन तो हमने क्या बोला था, एल्केन लिखिए और क्या करिए, एमाइड। इसके लिए क्या, CONH2 के लिए क्या जोड़ा जाता है, एमाइड समूह जोड़ा जाता है। क्या जो समूह जोड़ा जाता है, एमाइड। ए जो होगा ई को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, एल्केन के अंत तक जाएंगे और एमाइड। हमेशा यही करते हैं, एल्केन के अंत तक जाते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हमारे शब्द मिले होते हैं उनको लाकर और जोड़ते हैं, और जोड़ने पर देखते हैं कि जो उसमें अगर वावेल है तो क्या होगा, वावेल इस एल्केन के ई को क्या कर देता है, रिप्लेस कर जाता है और स्वयं जुड़ जाता है। ठीक है, तो ई को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या मिला, एल्केनेमाइड। क्या हो गया, एल्केनामाइड। ठीक है, एल्केनामाइड। ठीक है, ये बात है, रखिएगा। तो अब देखिए जैसे RCOOH, तो देखिए CO गलत हो गया, RCONH2। बताइए, फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, तो जब फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है कि नहीं, CONH2 इसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो हमने बोला कि R के जगह पे जब R का जब वैल्यू रखते हैं तो n बराबर क्या लेके चलते हैं, 0, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन होता है। तो n बराबर जब 0 रखते हैं, CnH2n+1 जब 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, R के जगह पे H मिलता है, और CONH2। और रही बात इसके नाम की, तो नाम देखा जाए तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन के कहाँ तक जाएंगे, एन तक। और कौन सा समूह लग रहा है हमको, एमाइड समूह लग रहा है, तो क्या होगा, मेथेनामाइड। क्या होगा, मेथेनामाइड। ठीक है, मेथेनामाइड हो जाता है। ठीक है, मेथेनामाइड। अब इसका साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम क्या होता है, फॉर्म होता है, एक कार्बन के लिए फॉर्म, और इसमें जोड़ दीजिए एमाइड, तो आपका हो जाता है फार्मेमाइड। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि फार्मेमाइड हो जाता है, फार्मेमाइड। अब ये अगला देखिएगा, अगर R के जगह पे हम एक कार्बन लेते हैं, CH3 CONH2, तो टोटल कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन के अंत तक जाएंगे और नाम में क्या जोड़ देंगे, एमाइड, तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। और एसीटेमाइड, एक तरह से इसका नाम क्या होगा, एसीटेमाइड। ठीक है, जिसका जर्नल नाम है, ये साधारण नाम, ये आईपीएससी नाम है। आईपीएससी नामांकन जो होता है एल्केनामाइड के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, एल्केनामाइड के आधार पर होता है। अब रही बात स्ट्रक्चर की, तो देखिए हाइड्रोजन कभी नहीं बनाता है। ठीक है, एक कार्बन फिर ऑक्सीजन है, तो पहला ऑक्सीजन क्या होता है, अभी बोले पहला ऑक्सीजन सदैव ऊपर दे दीजिए, C। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन। उसके बाद उनको बैलेंस कीजिए, 1 2 3। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है। आगे पीछे बांडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, 2 1 3 1 4 बैलेंस है, 1 है तो कितना देंगे, 1 2 3। ठीक है, और रही बात, अब हमको कोई कह दे कि नाम लिखिए ब्यूटेनेमाइड, कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, ब्यूटेनेमाइड। ठीक है, तो नाम से सूत्र लिखना चाहिए, सूत्र से नाम। तो ब्यूटेनेमाइड, माइड आते ही क्या आया, CONH2। लास्ट के लिए आप डिसाइड कर लीजिए कि लास्ट के लिए, लास्ट वाले
नाम से पकड़ लीजिए कि क्या है इसमें, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि क्या है। अब बताइएगा ब्यूटेनेमाइड, एमाइड के लिए हमने CuNH2 यूज कर लिया। अब बताइए एमाइड समूह में ये देखिए टोटल कितने कार्बन है, 4, 4 में से हमने एक यूज कर लिया तो हमारे पास कितने बच गए, 3। तो जब 3 बचेंगे तो 3 दूना 6, 1 7, बचे हुए कार्बन के बाद 2 गुना कर देते हैं। रही बात स्ट्रक्चर की तो 3 के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं काउंट कर, हाइड्रोजन बैलेंस में आता है, ठीक है। एक पहला ऑक्सीजन हमेशा ऊपर, ठीक है, उसके बाद जो रहेगा उसको आगे दे दीजिए, NH, H 1 1 2 नीचे 1 2 3। देखेंगे कि अम्ल एनहाइड्राइड वाले यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में अगला हम देखेंगे अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। अम्ल एनहाइड्राइड तो देखिए ये थोड़ा सा अलग है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु में से, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के मान लीजिए 2 अणु हमने ले लिए, ठीक है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु में से जल का एक अणु क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। जल का एक अणु क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो बताइए RCO, इधर भी RCO, बस O एक्स्ट्रा है तो O को इस बीच में ला दीजिए, तो RCO O RCO ऐसे, ठीक है। यानी कहने में ऊपर भी RCO तो RCO का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस O हो जाएगा। यानी RCO का होल ट्वाइस O संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं जो क्या कहलाते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा जब डिफिनेशन, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु में से जल का एक अणु क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, मतलब निकल जाता है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं में से जल का एक अणु क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, तो RCO होल ट्वाइस O संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं जो क्या कहलाते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। इनका IPSC नामांकन जो होता है, देखिएगा IPSC नामांकन जो होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड के आधार पर होते हैं। एल्केनोइक एनहाइड्राइड के आधार पर किया जाता है, यानी एल्केनोइक एसिड के जगह पे क्या लिख दिया जाता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड के जगह पे क्या लिख दिया जाता है, एनहाइड्राइड, बस याद रखिएगा। एसिड के जगह पे एल्केनोइक एसिड होता है ना, तो यानी एल्केनोइक एसिड के जगह पे जो होता है बस एनहाइड्राइड यूज कर लीजिएगा। अब वैल्यू पुट किया जाए, R के जगह पे हमने क्या लिखा, CH3CO वो लिख दिया, नीचे ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, CH3O, ठीक है। अब लिखेंगे कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन, ये याद रखिएगा, टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये नहीं कि 2 ये और 2 ये, टोटल 4 कर दीजिए, नहीं ऐसे बस 2 ऊपर काउंट कीजिए, एनहाइड्राइड उसके लिए यूज होने वाला है, ठीक है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेनोइक, क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। एथेनोइक एन, कोई कह दे कि आप लिखिए ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, क्या लिखिए, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, R जर्नल सूत्र याद होना चाहिए, RCOO ऐसे याद होना चाहिए। तो ये इतने तो फिक्स हैं, इतने तो फिक्स है, आपको लिखने हैं। R के जब वैल्यू बस आपको बदलना है, ठीक है। तो R देखिएगा COO2O लिख दिया, तो ब्यूट के लिए कितना कार्बन होता है, 4, 4 में से हमने एक कार्बन यूज कर लिया, टोटल कितना कार्बन बच गया, 1, टोटल कितना कार्बन बच गया, 3 बच गया, एक यूज कर लिया, कितना बच गया, 3, तो 3 बच गया, तो 3 दूना 6, 1 7। रही बात स्ट्रक्चर की, तो ऐसे बना दीजिए, C3H7CO, नीचे भी लिखिए C3H7CO, और बीच में इस O के द्वारा क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिया। अगर इस O को बनाना होगा तो डबल ऊपर कर लीजिएगा, ऐसे 1 2 3, चौथे कार्बन पे ना, तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके बैलेंस कर लीजिएगा, आ जाएगा 3 2 5 2 7 2 2, ऐसे कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि आपको इतना याद होना चाहिए कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जर्नल सूत्र याद होना चाहिए। जर्नल सूत्र रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। कोई कह दे कि पेंटेनोइक, चले प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखना हो, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड आते ही क्या आएगा, COOH, इतना फिक्स कर लीजिए, ठीक है। CO का होल ट्वाइस O कर लीजिए। प्रोप के लिए कितना कार्बन, 3, 3 में से हमने एक यूज कर लिया फंक्शनल ग्रुप में, तो कितना बच गया, 2, तो जब 2 बचेगा 2 दूना 4 1 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन है तो ऐसे लिखिए, COO C2H5O, ऐसे भी कर सकते हैं। रही बात स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड, ठीक है। लास्ट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लास्ट व्युत्पन्न है अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड। देखिए अम्ल हैलाइड एसिल हैलाइड यानी जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है, तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह, कौन सा समूह, OH समूह
हाइड्रोजन परिवार में जो होता है क्लोरीन समूह द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन परिवार में क्या होता है, क्लोरीन समूह द्वारा, यानी एक्स भी बोल सकते हैं, आपका मन है तो एक्स भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर तो क्लोरीन को ही यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह किसी हाइड्रोजन परिवार के तत्व द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, चाहे हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो RCOX संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड, ठीक है। यानी जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल का मतलब OH समूह किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, ठीक है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो RCOX संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, जो अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड कहलाते हैं। इनका आईपीएसी नामांकन, एल्केन जो होता है, एल्केन में ऑयल हैलाइड जुड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऑयल हैलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ओ जो होगा ई को रिप्लेस कर देगा, तो क्या रिजल्ट मिला, एल्केनोइल, क्या हो, एल्केनोइल हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड। अब देखिए RCOOX, एक्स के जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, क्लोरीन, आर के जगह, जब देखिए फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, जब ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तो आप ले भी सकते हैं तो नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो अब चलिए हम लेके चलते हैं, तो CH3COX के जगह पे हमने क्या ले लिया, क्लोरीन। टोटल कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा, एथेन के एन तक जाएंगे, और COX है ना, तो क्या जोड़ेंगे, OL हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब क्या होगा, क्लोराइड, यानी एथेनोइल क्लोराइड, क्या है, एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। और इसको एक तरह से बोला जाए तो एसिटिल क्लोराइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसिटिल, CH3CO, ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, ओनी लगा के, ठीक है। कोई नाम कह दे कि आप लिखिए ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ऐसे कोई कह दे ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड लिखिए, तो ब्यूटेनॉइल, नॉइल आते ही क्या आएगा, COX, एक्स के जगह पे क्या है, नॉइल के लिए जो इससे कार्बोनिल होता है ना, उसी तरह नॉइल के लिए CO लिख लीजिए, और ब्रोमाइड के लिए क्या लिखिए, Br। ब्यूट में टोटल 4 कार्बन, 4 में से हमने क्या कर लिया, एक यूज के लिए, कितने बचिए, 3, तो 3 बचिए, तो 3 दूना 6 1 7, ऐसे इसका नामांकन कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार और ध्यान सुन लीजिएगा, अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, क्या कहते हैं, अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह किसी हाइड्रोजन परिवार के तत्वों द्वारा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, किसी के द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, यानी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो RCOX संरचना सूत्र वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड कहलाते हैं, जो अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला हमारे पास है नाइट्रिल या एल्किल साइनाइड, क्या है, नाइट्रिल या एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड, साइनाइड का मतलब क्या हो गया, CN, ठीक है, साइनाइड का मतलब क्या होता है, CN, एल्किल का मतलब होता है R, तो यानी साइनाइड का क्या होता है, CN, तो RCN संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, RCN संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल कहलाते हैं। इनका आईपीएसी नामांकन जो होता है एल्केन नाइट्राइल के आधार पर किया जाता है। इनका आईपीएसी नामांकन किसके आधार पर, एल्केन नाइट्राइल के आधार पे किया जाता है, ठीक है। इनका आईपीएसी नामांकन एल्केन नाइट्राइल के आधार पे किया जाता है, और साधारण नाम एल्किल साइनाइड के आधार पे किया जाता है, ठीक है। यह आईपीएसी नाम है, आईपीएसी, और साधारण नाम एल्किल साइनाइड, ठीक है। साइनाइड में अलग कार्बन होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप को अलग बोलते हैं, और से जो बचा होता है, जो दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन हुआ आता है, उसके कार्बन को एक साथ काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे R के जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, R के जगह पे हमने क्या लिया, चलिए अगर R के जगह पे हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो पुट कर भी सकते हैं, नहीं भी पुट कर सकते, चलिए हम पुट करके भी देख लेते हैं। R के जगह पे CH3 CN, टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अगर आईपीएसी नाम की बात करें तो 2 कार्बन है, तो एथेन लिखिए, और N के लिए क्या लिख लीजिए, नाइट्राइल, क्या लिख लीजिए, नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। अगर यही साधारण नाम की बात करें तो इसको अलग, मेथिल को अलग, और CN को अलग, तो क्या होगा, मेथिल साइनाइड, क्या होगा, मेथिल साइनाइड, जनरल नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। साधारण नाम आईपीएसी नाम अलग होगा, साधारण नाम क्या होगा, अलग होगा, साधारण नाम में एक कार्बन कम करके बोलेंगे। इसी तरह हमने क्या ले लिया, C2H5 Cl, टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन, एल्केन नाइट्राइल के आधार पर होता है ना, तो प्रोपेन, N के लिए क्या लिखिए, नाइट्राइल,
ठीक है। असाधारण नाम की बात करते हैं, इसको अलग, साइनाइड को अलग। तो ये क्या है, एथिल साइनाइड। क्या है, एथिल साइनाइड। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो पहला स्ट्रक्चर देख ले तो टोटल CH3CN है। तो कैसे बनाएंगे, टोटल हाइड्रोजन नहीं बनाते, ठीक है, हाइड्रोजन काउंटिंग में आ जाएगा। तो 1 2, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड चाहिए, 3। देखिए 3 1 4, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड हो गया। उसके बाद 1 है तो कितना, 2 1 2 3, तो इसके 1 2 3 हाइड्रोजन पूरे हो गए, इस कार्बन के पूरे हैं, इसके पूरे हैं, सारे पूरे हो गए, ठीक है। अगला देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो 2 1 3, 1 2 3, 3 के बाद नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, 3 1 4, 1 1 2 2 3 2 5, देखिए 3 2 5 आ जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाना सीखे, ठीक है, साथ में दोनों में। अगला हमारे पास इसकी, अगर किसी भी ये इसमें भी क्या होता है, जब 2 बार CN होता है तो डाई नाइट्राइल होता है, 3 बार होता है तो ट्राई नाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एल्किल आइसोसाइनाइड में बस क्या हो जाता है, इसी चीज़ को उल्टा RNC हो जाता है। क्या होता है, CN होता है तो साइनाइड, ठीक है, NC होता है तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड। सब चीज़ वही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। CN को हम क्या करते हैं, N को पहले ला देते हैं, CN को बाद में, ठीक है। तो नाम में कोई उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, नाम थोड़ा सा बस अंतर होता है कि हमारे पास क्या करेंगे कि अगर यही हमारे पास R के जगह हमने लिख लिया CH3NC, तो नाम क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर हम IPAC नाम की बात करें तो IPAC नाम एल्किल आइसोनाइट्राइल के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, एल्किल आइसोनाइट्राइल के आधार पे किया जाता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आइसोनाइट्राइल में इसमें थोड़ा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि CH3 CH2NC, तो इसका नाम क्या होगा, टोटल कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। और इसके IPAC नामांकन में इसके नाइट्राइल जो आइसो काउंट करते हैं ना, तो आइसो में कार्बन चला जाता है, ठीक है। इसमें उस वाले में नहीं जाता, तो उसमें तो हम टोटल कार्बन को काउंट करके बोलते हैं ना नाइट्राइल। यहाँ पे अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे